अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत से नाराज़ क्यों हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और सदर आसिफ अली ज़रदारी पाँव में फ्रैक्चर हुआ है उनके, और उस हवाले से भी खबर है, इस पर बात करेंगे। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि 4 नवंबर तारीख का स्याह तरीन दिन है, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वो कहते हैं जी पार्लिमानी निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप पार्लिमानी निज़ाम के साथ वो खिलवाड़ समझते हैं जो 6 तरामीम हुई हैं, और 16 अमेंड में वो कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर भी हम लेंगे। और जबकि फैसल करीमी और अली मीन गंडापुर के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसका क्या ख़ास एजेंडा है, जबकि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलसल बयान देते रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी और PTI के हवाले से भी हम सब जानते हैं किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ होती रही हैं। लेकिन इस वक्त 26 तरमीम के बाद जो मज़ीद तरमीम हो रही हैं, और 27वीं तरमीम का इस तरह शोर बुलंद है, इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। जिस तरह की तरामीम, ख़ास तौर पर ये 6 जिस तरह तरामीम हुई हैं 4 नवंबर को, जिसको रज़ा रब्बानी साहब ने भी कंडेम किया, स्याह तरीन दिन उन्होंने करार दिया। और जबकि जुडिशल कमीशन के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहा जा रहा है जी नाराज़ हैं। तो सर, क्या पार्टी पॉलिसी है आपकी? हुकूमत के साथ हैं भी, हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद भी कर रहे हैं, साथ भी बैठे हुए हैं, वोट भी देते हैं? देखिए, बात ये कि हम पहले तो आप ये देखें कि हम इस हुकूमत के साथ क्यों बैठे। हमारे बैठने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में एक केओस मच रहा था। किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी कि वो अपनी हुकूमत बना लेती। न पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है कि दोबारा इलेक्शन हो, एक अरबों रुपए खर्च हो। हमने तो इस मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क जिस माशी हालात में गिरा हुआ था, उसको सहारा दिया कि भाई किसी तरह मुल्क में गवर्नमेंट चले। और हम, वरना हम भी मांग सकते थे बड़े बड़े वजारतें और क्या क्या। हमने तो कोई वजारत नहीं मांगी। तो हम कोई हुकूमत की तरफ, हाँ, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को। लेकिन जहां कोई ऐसी बात देखते हैं उस पर तनकीद भी करते हैं। ये गलत है, वो हमारा राइट है, जो हमारी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसको किसी को इस सूरत में नहीं लेना चाहिए कि शायद हमारी उनसे लड़ाई हो गई है। लड़ाई जिस तो नहीं, सेंस ज़ाहिर है, में साथ ना, तो चल रहे हैं, आप वोट भी दे रहे हैं। 26 बिल्कुल दे तरमीम रहे के हैं। हवाले से भी ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कोशिशें, काविशें सबके सामने है। जिस तरह ये उन्हीं रात की वजह से हुई है 26वीं तरमीम पास। सबको उन्होंने जिस तरह से मौलाना साहब को राजी किया, सब हुआ, तो सब कुछ उन्होंने मैनेज किया। लेकिन अब मौलाना साहब तो ये फरमा रहे हैं, नबी आलम साहब, कि जिस तरह ये 6 तरामीम बाद में जो की गई है 4 नवंबर वाली, ये तो 26वीं आईनी तरमीम के मुंह पे तमाचा है। अब मौलाना साहब साथ थे आपके, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा गलत हुआ। उन चीज़ों को तो हम बात रखने की बहुत कोशिश पहले भी की थी हमने, ये नहीं होना चाहिए था। ये वो उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हमारी राय ये है कि ना वो मौलाना साहब हमसे बंधे हुए, ना हम उनसे बंधे हुए। हमने ये हम समझते हैं कि जजों की तादाद बढ़ाने की जरूरत थी ताकि बैकलॉग केसेस का खत्म हो। अब जब हमने आईनी अदालत बना दी तो और जज कम हो जाते। तो जजों की तादाद बढ़ने पे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। 34 तादाद तो हो गई है, जाहिर है। ये हिंदुस्तान की मिसाल लोग देते हैं, लेकिन वहाँ 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और 33 जज हैं। हमारे यहाँ 34 जज कर लिए। लेकिन ज़्यादा जो केसेस की तादाद है नजमी आलम साहब, वो तो छोटी कोर्ट्स में ना, लोअर कोर्ट्स में है। वहाँ की आप बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस की तादाद नहीं है कि वहाँ इतने ज़्यादा जजेस मौजूद हों। सर देखें, केसेस सुप्रीम कोर्ट में केसेस लग नहीं पा रहे थे। लोगों के जो बड़ा मसला था, छोटी कोर्टों में तो केस लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में महीनों में केस तारीख नहीं आ रही थी। सारी सुप्रीम कोर्ट आईनी केसेस में ही लगी हुई थी। तो उसीलिए उसको अलग किया कि जो बैकलॉग बन गया है उसको खत्म करें। और ये इंशाल्लाह इब्तिदा है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था कि आईनी के अदालती असलाहत लानी है। अदलिया से बहुत से लोगों को शिकायतें थी। मैं समझता हूँ कि अब वो इसके बाद काफी बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। क्योंकि लोअर कोर्ट से आप बात कर रहे हैं, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम लोगों के केसेस तो होते नहीं, बड़े लोगों के केसेस होते हैं या सियासी मुकदमात होते हैं। आज जितनी कोर्ट, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, सिटी कोर्ट्स हो, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस्लाहात की जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस्लाहात अभी तक तो नहीं इस पर अमल दरामद शुरू किया गया। अभी तो इब्तिदा है। अभी जजेस की तादाद बढ़ी है। अभी सारा सिस्टम जो नया डेवलप हुआ है वो फंक्शन में आया है। उससे हमें उम्मीद है कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, ये अब जो एक दिन में तवक्को ना करे ना कि हो जाएगा सब कुछ।
और ये जो आपके गवर्नर केपीके हैं उनकी और वज़ीर आला केपीके की मुलाकात हुई, गंडापुर साहब की, कुंडी साहब की, और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी मुसलसल देते रहे हैं, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात भी हुई। खुद मुलाकात हुई है, किसी ने करा दी है, ये इत्तफाक़ी बात है? अब ये मुझे नहीं पता दोनों ने किसके कहने पे मिले हैं, लेकिन मैं उसको खुशाइन बात समझता हूँ कि दोनों मिले। दोनों का आईनी होता है, दोनों जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, और इस पोस्ट पे बैठे हुए लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और लड़ाई करें तो बड़ा मुल्क में केओस पहुंचता है। उस सूबे के मामलात भी खराब हो रहे थे। मैं तो दोनों को मुबारकबाद दूंगा कि दोनों बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हों या पीपल्स पार्टी के गवर्नर हो, और उनको चाहिए कि अपनी इस मुलाकात को जारी रखें ताकि लोगों के, आवाम के मसाइल हल करने पे तवज्जो दें, ना कि वो रोज लश्कर कशी इस्लामाबाद में करने आ जाए उनके चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ यही बात अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ एमकेएम के गवर्नर है आपकी हुकूमत सिंध में, तो यहाँ भी मिसाली ताल्लुकात हैं आपके गवर्नर साहब के साथ? बहुत अच्छे हैं। इस कमांड सोरी साहब से वो हम और वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आपने कभी हमसे नहीं बयान सुना, ना कमरान ने हमारे खिलाफ बयान दिया। बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। नहीं, अक्सर खबर आ जाती है ना, पीपल्स पार्टी चाह रही है जी अपना गवर्नर लेकर आए, चेंज कराएंगे। हमने देखिए, हम तो कह ही नहीं सकते ना गवर्नर अपना लाए। वो हमारे जो मुस्लिम लीग नून से माहिदा था उसमें ये गवर्नरशिप मुस्लिम लीग नून को थी। अब वो उनकी मर्जी है, उन्होंने एमकेएम को दिया। हमें क्या एतराज, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? अच्छा, हमने एतराज किया है। अच्छा, आपको एतराज नहीं है, आप अपना गवर्नर नहीं लाना चाहते सिंध में? नहीं नहीं, हमारा नहीं। अच्छा, आप उसके ऊपर लाना नहीं चाह रहे, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बड़ी अहम चीज़ है, रज़ा रब्बानी साहब जैसे, एतजाज़ एहसन साहब जैसे सीनियर लोग आपकी पॉलिसीज़ से, पार्टी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते हैं, वो ठीक है, जमहूरियत कौंसिल ने ये भी, लेकिन इनकी बात जो है उस पर क्या तबसरा करेंगे कि 4 नवंबर का जो फैसला है वो स्याद दिन उसको कह रहे हैं, 4 नवंबर की तारीख को? देखिए, रजा की हम जानते हैं, रजा भाई को उनकी अपनी एक सोच है, और बहुत मंजे हुए वो असेंबली के मेंबरों में से हैं, सेनेट के चेयरमैन रहे। लेकिन ये होता है, लेकिन कभी कभी जब हुकूमत समझती है कि उस वक्त इसको ये करना चाहिए तो फिर वो इस तरह से भी करती है। और तादाद की बेस पे पास हुआ है, कोई उस पे पास नहीं हुआ कि जबरदस्ती मत करके, या ऑर्डिनेंस होता तो शायद उस पर शिकायत करना बनती थी। जब असेंबली से पास हो जाए तो उस पर शिकायत नहीं बनती है। अच्छा, इन्होंने गलत किया है, नहीं ये कह रहे हैं रज़ा रब्बानी साहब ने? मैं तो बगैर रजा भाई को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो आके पार्टी के अंदर बात करते तो वो ज्यादा मुनासिब होता। वो ज़्यादा मुनासिब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद हैं जी, मारूफ नाम पाकिस्तान का माहिर कानून। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब। नजमी आलम साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ में आप भी मौजूद हैं, और हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो फुल कोर्ट बुलाया जाए, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने एक ख़त लिखा है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखें तो वो तो ये कहते हैं कि जी 26वीं आइनी तरमीम चूँकि पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, ख़ासतौर पर जो तरमीम की है, इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली सबर साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, आर्टिकल 239, 5 और 6 ये बात करता है कि आईनी तरमीम करने की पावर अनलिमिटेड है और उसके अंदर किसी कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। मगर ये आर्टिकल 239, 5 और 6 खुद 18वीं तरमीम के जरिए इस आइन में डाला गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन सेटल हो गया ऑन मल्टीपल फ्रंट्स कि बिल्कुल तरमीम का हक पार्लियामान का है। मगर पहले सिर्फ आईनी कानूनी बात करूंगा, सियासी बात उसके बाद। मगर ये भी अगर मान लिया जाए कि ये बिल्कुल जबरदस्त पार्लियामेंट है और ये हकीकी फॉर्म 45 की पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो लिमिटेड है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कानून साजी में लिमिटेड है कि वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, इसी तरह आइन साजी में भी लिमिटेड है कि वो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। उसकी वजूहात जो है वो 4 हैं। पहली वजह यह है कि आइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर 73 वाली असेंबली ने एक्सरसाइज की थी। इस वक्त चूंकि पार्लियामेंट खुद क्रीचर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आइन के बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये आइन साज असेंबली नहीं, ये कानून साज असेंबली है। नंबर 2, पावर अमेंडमेंट की है, पावर डिस्ट्रक्शन की नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को ही रिपील कर दें और कहें जी कि ये हमारी अमेंडमेंट की पावर है और आज से इस मुल्क में आइन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अमेंडमेंट लफ्ज का मतलब ही किसी चीज को बेहतर करना है।
तो अगर किसी मैं लेट्स अज्यूम कि मैं कुछ चिकन की डिश बनाई है, उसको अमेंड करना है, तो उसमें मैं पुदीना तो डाल सकता हूँ, धनिया तो डाल सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर लाके मिट्टी नहीं डाल सकता, मिट्टी डालने की पावर नहीं हो सकती। नंबर 3, जो बुनियादी ढांचा है उसको इस वजह से नहीं छेड़ा जा सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैव ऑलवेज बीन एट अ हायर लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर और फिर 56 के कॉन्स्टिट्यूशन और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 72 के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम में फंडामेंटल राइट्स का एक ऐसा बुनियादी एक रोल रहा है कि उनको वापस नहीं लिया जा सकता, वरना जो एक सोशल मुआहदा है अवाम और हुकूमत के बीच में, वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और फिर फाइनली नंबर 4 वो ये है कि अगर इसकी लिटरल लिमिट्स को देख लिया जाए अमेंडमेंट की पावर की, तो इसके अंदर तो फिर भाई ऐसी चीजें की जा सकती हैं जो कॉमन सेंस में नहीं आती। जिस तरह से आज इन्होंने जुडिशरी पे हमला कर दिया है और जुडिशरी के अंदर विद इन जुडिशरी एक अपने फेवरेट जजेस की बना दी है, तो कल को ये कहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बादशाह सलामत हम तस्लीम कर ले, हम नहीं कर सकते। या ये कहेंगे कि आज से इस्लाम जो है वो मजहब नहीं होगा, हो सकता है बिलावल भुट्टो साहब उसको लीड करें और कहेंगे होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दें पाकिस्तान में आइन के तहत। ये हम नहीं होने दे सकते ना, ये हमारे आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये तो हो गई आईनी कानूनी बात। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सियासी बात भी करता चलूं, और वो ये है कि अगर लेट्स अज्यूम कि एक ऐसी पार्लियामान जो कि एक कुवत उनको लेके आई है, कुवत का नाम मैं नहीं ले सकता, जाहिर है आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ट्रबल, लेकिन वो एक कुवत जो फॉर्म 47 खलाई मखलूक जिसको नवाज शरीफ कहते थे, और इस वक्त खलाई मखलूक के जूते चाटते हुए वो चले गए बाहर। वो कहते हैं मेरा दिल बड़ा भारी है, ये नहीं बताते कि मेरा दिल इस वजह से भारी है कि मैं अपनी 3 सीटें हार गया, मुझे फॉर्म 47 पे लेके आए, मेरे भाई को वजीर आजम बनाया, मेरी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया, मेरे राइवल पार्टी को खत्म कर दिया, उनका सिंबल ले लिया, उनके लीडर्स जेल में डाल दिए, तो उनके लिए नेटवर्क बंद कर दिया, सब कुछ इनके लिए कर दिया, लेकिन इनका दिल भारी है। पता नहीं किस दिल का कितना भारी दिल है, निहारी थोड़ी सी कम खाया करें। तो बात अली सरवत साहब ये है कि अब ये पार्लियामेंट जिसका मैंडेट ही नहीं है कि कोई कानून पास करे, ये जो बात हम करते हैं ना, ये चोरी की पार्लियामेंट है, ये कैसे इतनी बड़ी आइंसाफी चोरी की पार्लियामेंट, ये देखिए। अच्छा नजमी साहब, ये जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, एक तो ये जाहिर है आईनी हवाले से भी उन्होंने कह दिया, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि जी इस पार्लियामेंट खासतौर पर इस हुकूमत का तो ये काम ही नहीं है फॉर्म 45 वाली, ये बात फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, जोर जबरदस्ती जो कुछ भी हो रहा है, तो आप भी समझते हैं? घंटे का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये कानून वो आईनी असेंबली है, उसको पूरे इख्तियारात हैं। अगर इनको इतना इख्तियार तस्लीम तो ये छोड़ के चले जाए, असेंबली को बैठे हुए भी हैं, बरात भी ले रहे हैं और फिर असेंबली को नहीं मानते, छोड़े असेंबली बाहर जाए। नहीं तो ये आइन साज असेंबली है, कानून साज असेंबली है? देखिए, आइन के तहत असेंबली बनती है और कानून साजी उसका हक है, उसका इख्तियार है। अच्छा, आइन के तहत असेंबली बनती है। और ये जो 26वीं अमेंडमेंट की गई है, इससे अवाम को बराह रास्त फायदा हो रहा है? इनको जनरलों के दौर में अमेंडमेंट होती रही और उस वक्त अदलिया मुंह में जबान ताला डाल के बैठी रही। आज जब सिविल हुकूमत आती है तो जुडिशियलिज्म, एक्टिव जुडिशियलिज्म शुरू हो जाता है। जब ज़ियाउल हक मुशर्रफ को वर्दी में इजाजत दे रहे थे इलेक्शन लड़ने की गुलजार साहब, तब क्या हुआ था? तब कोई नहीं बोल रहा था। उस वक्त यही पीटीआई नहीं बोल रही, बोलना चाहिए था ना कि जी नहीं मानते उसको हम। उस वक्त तो वजीर आजम के बनने के ख्वाब देख रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई ये इसको कैसे दे दी इजाजत वर्दी में इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने का, इसका इलेक्शन लड़ने की। छोड़ी थी ये सब कहने की बातें। अब अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरी निजाम चले, उस पार्लियामेंट में पहले भी ये इनका सिंपल सा बात ये कि पहले भी इन्होंने धरने दे के जमहूरियत को ना मानने की अपनी रवायत डाली है। आज दौर की आप बात कर रहे हैं, नहीं साहब, मुशर्रफ दौर की अगर आप बात करते हैं, मुशर्रफ दौर के दौर में भी असेंबली में पीस पार्टी तो मौजूद रही, आप लोगों भी इस्तीफे देके तो बाहर नहीं आ गए? हम लोग रहे, हम अपोजिशन में। इन्होंने तो, मैं तो कह रहा हूँ, जिस वक्त मुशर्रफ को वर्दी में प्रेसिडेंट रहने की इजाजत दी तो पीपल्स पार्टी ने जोर किया था। ये कौन सा फैसला है? और तो आज अगर पीटीआई के लोग वो कह रहे हैं जी जोर जबरदस्ती वोट डलवा लेते हैं आप लोग, इस बात को तो आप तस्लीम करेंगे? हमने जोर जबरदस्ती।
अच्छा, जोर जबरदस्ती किससे वोट डलवा लिया? मैंगल साहब और दूसरे जो पीटीआई के 5 लोग। आप क्या समझते, मैंगल साहब ऐसी शख्सियत है कि उनसे कोई जोर जबरदस्ती डलवा ले? अच्छा, हो नहीं सकता। मैंगल साहब की शख्सियत और को हर अगर मुशर्रफ पॉलिटिकल आदमी जानते हैं, मैंगल साहब से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुशर्रफ मौलाना फजलुर रहमान से कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है? आपके लोगों से हमारे तो अपने पार्टी के लोग हैं, पार्टी पॉलिसी पे वोट देंगे। नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में आपके तो पेट्रियाट बन गई थी ना, आपके लोग टूट के वहां चले गए थे। वो तोड़ी थी ना इन्होंने। तो अच्छा, आपके लोगों को तोड़ा जा सकता है, बाकी लोगों पे जुल्म नहीं हो सकता। हमने ये क्या बात किसको कर रहे तोड़ा? हमने किसको तोड़ा? हैं? ये जो वोट कहां से पूरे हो गए आपके पास? 2 तिहाई अक्सरियत है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। भाई जब लोगों ने देखा कि एक सही चीज आ रही है तो उन्होंने वोट दिया। अच्छा, इसका मतलब है मुशर्रफ दौर में भी वो तो लोगों उस ने, आपके जमाने लोगों में ने तो सोचा नैब सही चीज आ बनाकर- रही है तो देखिए, पेट्रियाट बनाकर उस अलग हो जमाने गए। की बात आप मुशर्रफ की कर रहे हैं। नैब पकड़ती थी, जो उनकी बात मान लेता था उसको तो यही तो आज वो हो आ रहा है, जाता मान था लेना आराम कि से। वो मान लें कि उस दौर में भी गलत हुआ और आज भी गलत हुआ। हमने किसी को जेल में डाल के नहीं तोड़ा। वहां तो मुशर्रफ ये के दौर में सारे तो ये होता मीडिया है कि वाले नैब बेचारे पकड़ जेल में लेती भुगत थी। रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, जेल में नहीं डाला जी। नहीं, यार क्या है मसला है, इमरान खान साहब को चंद महीने हुए हैं, जब वो जो किया है तो उस पर जवाब तो देना। जो किया है वो भुगतेगा, ये कह रहे हैं आप? हमने तो सारे चीजें अपनी कोर्ट के थ्रू अपने आप को रिलीफ लिया। 10-10 साल जरदारी साहब 10 साल बंद रहे और कोर्टों के थ्रू रिलीफ लेके आए। गिलानी साहब ने सजा काटी, सब की कोर्टों से रिलीफ लेके आए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दो, हमने किसी के पांव नहीं पकड़े कि हमें छोड़ दो। ये जो एनआरओ हुआ था 2007 में, मोहतरमा और नवाज शरीफ वापस आए थे, ये कोर्ट के जरिए आए थे? नहीं, कोई एनआरओ नहीं हुआ था, डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं थी। आए थे वापस, क्यों नहीं आते? हम तो पहले भी 87 में भी जब जिया का दौर था तब भी मोहतरमा आई थी ना, तो अभी भी आई वापस। उनका मुल्क था, वो कोई छोड़ के तो नहीं भागी मुल्क। बैरिस्टर साहब, मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अब आगे किस तरह बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये तो आईनी और कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं सारी कोर्ट फैसला करेगी कि ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। 2 जजों ने खत लिख दिया तो वो केस नहीं बन गया। 2 जजों के खत लिखने से केस नहीं बन जाता। जो सीनियर जज हैं उन्होंने कहा जी सुनना चाहिए तो फुल ठीक कोर्ट है। को। नहीं तो क्या अब उसको क्या कोर्ट का फैसला मान लें? ऐसा तो नहीं है ना। उन्होंने अपने सिस्टम में खत लिखा है, अब वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगा, वो देखेंगे, उनका इख्तियार है कि भाई इस खत को एंटरटेन करें ना करें। और आईनी बेंच जो बना है, मुझसे आपने शायद भाई पूछा वो था तो सवाल। बेंच फैसला करेगी ना। उसका फैसला हम और आप यहाँ बैठ के तो नहीं करेंगे ना, कि हम कहेंगे कि जी आईनी बेंच को ये फैसला करना चाहिए फैसले बात नहीं हो क्योंकि ये रही, मुझे फैसले सूट बात नहीं करता हो है। रही, फैसले बात नहीं हो रही। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जी ये कुछ हुआ है, अब इस पर बैरिस्टर साहब से भी राय ले लेते हैं कि ये आईनी कानूनी कितना है ये। जी प्लीज सवाल अपना अली साहब रिपीट कर देंगे। सर, मैंने कहा किस तरह आगे बढ़ेंगे? 2 जजेस ने खत लिख दिया फुल कोर्ट बनाने के लिए, वो भी नहीं हो रहा, आईनी बेंच तश्कील पा चुका। मामला ये है अली सरवर साहब के, एक तो मैं पूरी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे बड़ा एक एंटरटेनिंग इस हिसाब से गुफ्तगू थी कि फाजिल मेहमान कह रहे थे कि आप असेंबली को छोड़ के चले जाएं, यानी जो लोग जाली आगे बैठे हुए हैं वो असेंबली में बैठे और जो असली जीत के आए हुए हैं वो छोड़ के चले जाएं। बड़ी जबरदस्त ख्वाहिश है मेरे दोस्त की, लेकिन बात ये है किया था तहरीक एतमाद अदम एतमाद के बाद आप छोड़ के चले गए थे, पार्टी अपने वाले पाँव पे होते कुल्हाड़ी हैं मार ली थी। जो हमेशा दूसरे की बात नहीं सुन पाते। क्या कह रहे आप हैं मेरी बात तो सुनिए। नजमी साहब ने बीच में, मैंने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि जब तहरीक एतमाद में आपने पंजाब की गवर्नमेंट के पीछे की गवर्नमेंट तोड़ दी, सिर्फ जिसमें कि मैं वजीर आजम नहीं रहा तो मुझे सब तोड़ दूं सिस्टम। इनकी अप्रोच ही है। मेरे भाई सबर करें, सबर करें, सबर करें, सबर अच्छा, करें। नहीं आप कह रहे हैं गलती है ये? अबे यार अली सरवर साहब प्लीज काइंडली आप अगर चुप कराएं तो मैं फिर बात करूं। जी जी। तो बेसिकली अब ये आ जाते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले पे। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में बाय मेजॉरिटी फैसले लेने थे। जब 31 अक्टूबर को उस कमेटी का इजलास हुआ तो बाय मेजॉरिटी 2-1 से एक फैसला लिया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे काजी फायद ईसा और अमीनुद्दीन खान साहब 2-1 से फैसले ले रहे थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया कि इस मैटर को फुल कोर्ट के सामने रख दिया जाए। मैं समझता हूं कि कानून के हिसाब से वो फैसला बाइंडिंग है और चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार उसके बाद नहीं रहता, क्योंकि जो चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ द रोस्टर का इख्तियार था वो अपने टॉप 3 जजेस में शेयर कर दिया और बाय मेजॉरिटी उन्होंने फैसला लेना है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर फुल कोर्ट बना देना चाहिए था।
हम असल में जो जुडिशियल साइड पे इस उम्मीद से कि शायद इन लोगों में कोई शर्म आ जाए, कोई हिया आ जाए, वो नहीं आनी इन लोगों के अंदर, तो हम थोड़ा सा शायद दिखा देते हैं अपनी लेग्जिटी कि एक दिन वेट कर लिया जाए, 2 दिन वेट कर लिया जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि उस देरी की वजह से मजीद तर नुकसान होता जा रहा है। अब ये जो एक कोशिश है दोबारा से, ये बीबी ने पहले 1996 में एक दफा की थी और कहते हैं कि उसके मास्टरमाइंड भी जरदारी साहब थे और कोर्ट पैकिंग शुरू कर दी थी। और जहांगीर बदर एक जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब में पीपल्स पार्टी के, लाहौर के, उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया था। तो अभी भी नजर यही आता है कि ये जो 34 जजेस इन्होंने किए हैं, ये जहांगीर बदर टाइप जजेस अगर वहां पे लगाएंगे तो जाहिर है कि रिएक्शन तो आएगा। और ये इट विल कम डाउन टू द पॉइंट कि जहां पे अगर आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को अगर आपने नहीं चलाना, तो फिर जाहिर है बुकला तहरीक रेडी है, आप उसे फेस करेंगे। दुख इस बात का होता है कि ये जो बड़े असूली बनते थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग, जमहूरियत, आइन और कानून अच्छा और है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़िए, तो एक एक पॉइंट जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का है वो इन लोगों ने ब्रीच कर दिया। मिसाल के तौर पर उसके अंदर ये कहा गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होगी। ये मैं कल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रात में पढ़ रहा था। आज आप देख लीजिए कि जो नहीं, वो तो उसमें तो वैसे साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कायदे आजम की भी मिसाल दी है। वो उन्होंने पुरानी तकरीर निकाली कायदे आजम की, वो कहते थे कायदे आजम भी यही चाहते थे कि एक आईनी अदालत भी होनी चाहिए। नहीं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आप देखें तो उसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात आती है? कोई बात नहीं आती। अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ें तो उसके अंदर वो कहते हैं जी कि हम 6 साल के लिए एक आईनी अदालत बनाएंगे ताकि वो आइन को अपने सही शेप में लेके आ सके। उसका मियाद है 6 साल का। नेवरदलेस आप 2008 में हुकूमत में आए तो आप उस बात को भूल गए। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होगी, हाई कोर्ट्स को एम्पावर किया जाएगा और इसकी अपॉइंटमेंट्स के अंदर पॉलिटिक्स का जो इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाएगा। वो तो आपने नहीं किया, वो तो आप रिवर्स कर रहे हैं। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी आपने कहा कि स्पेशल ट्रायल नहीं होंगे, अब आप इख्तियार देने जा रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स करने के और आपके हुकूमतों में मिलिट्री ट्रायल्स हो रही हैं। ये मेरे ख्याल में तमाम लोगों की लेगेसीज लिखी जा रही हैं। अगर कोई दिल से समझता था कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या बिलावल साहब यंग ब्लड हैं, उनकी जो है कोई सोच बेहतर होगी इस मुल्क के लिए, वो हिपोक्रेट नहीं होंगे, मुनाफकत नहीं करेंगे, तो अच्छा है कि हम सबके सामने वो बात सामने आ गई है कि एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो हैं वो हम करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए। तो ये सारी चीजें अच्छा है हमारे सामने आ रही है। मगर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है, लेकिन नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब इस पर पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मुखालिफ है मिलिट्री कोर्ट्स की। नहीं वाला साहब, दुरुस्त है बात। तो हमने कभी भी मिलिट्री कोर्ट की हिमायत नहीं की, हमने कभी। हाँ, एंड वो जो है, अगर देखें हर कोर्ट्स का अलग है मिलिट्री इशू है, हमने कभी हिमायत नहीं की। लेकिन आर्मी का अपना एक सिस्टम है, उनका जुडिशियल सिस्टम मौजूद है आर्मी का, कि अगर आर्मी के मसाइल पे कोई बात होगी तो वो अपने उसमें ट्रायल करेंगे उसको। और ये जो 9 मई को जो कुछ आप समझते हैं कि उसका होना चाहिए। मैं सिविलियन हूँ, देखिए मैं सिविलियन हूँ। अगर मैं कोई ऐसा क्राइम करता हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, तो वो मुझे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? अगर कोई जासूस, मैं कोई किसी और मुल्क का जासूस साबित हो जाऊं तो स्पाई, तो वो मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। नहीं तो कहना था नहीं करेंगे। अगर किसी ने अब ये तो ये कहेंगे कि अगर वो जो स्कूल के बच्चों के कत्ल किया था उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों किया या किसको क्यों किया, ये तो उनके लिए भी कहेंगे कि दहशतगर्दों का नहीं करो ट्रायल। क्यों ना करें उनका, दहशतगर्दों को जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जो हमारी फौज की तंसीबात पे हमला करेगा, तो वो उसको किस तरह से आप नहीं छोड़े, कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, आप समझते हैं कि जाहिर है अगर 9 मई के जो केसेस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, यहां तक आप लोग मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है? हम 9 मई के लिए जिन्होंने आर्मी तंसीबात पे हमले किए उनका जरूर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, 9 मई का तो जाहिर पीपल्स पार्टी क्लियर है जी। वैसे वो कह रहे हैं कि जाहिर है अगर तंसीबात पे हमले किए हैं तो उनको किस तरह आप आम कोर्ट्स में ले आ सकते हैं? उनका नुकसान हुआ है, जाहिर है उन पे हमले क्यों किए गए? पूरी फौज का एक इमेज आपने गिरा दिया, आप पूरे मुल्क में खाना,
ये तो ये चाह रहे थे कि उस दिन फौज को, पाकिस्तानी फौज को सलाम है, अगर वो रेजिस्टेंस में आ जाती। इनके दो चार, ये जो इनकी प्लानिंग क्या थी, देखिए इनकी प्लानिंग क्या थी, सुनने पहले इधर हमला करो, फौजी आके रेजिस्ट करेंगे, फौजी रेजिस्ट करते गोली चल जाती, वरना फौजियों के लिए 2 मिनट का काम था कि ये दौड़ते नजर आते, वह गोली चलती, 10, 20, 50 आदमी मरते, ये उसको स्कैंडलाइज करते और पूरी पाकिस्तानी फौज को दुनिया में खराब करते कि जी देखिए इन्होंने पुरअमन मुजाहिरों पर फौज ने गोली चला दी। ये यहूदी लॉबी पूरी बैक पे खड़ी हुई है इनके, इसलिए लॉबी बैक पर है तो इसका मतलब है बिल्कुल इनके बैक पे यहूदी लॉबी है। नहीं तो नबी साहब इसरार सही कह गए थे मरून। नहीं तो आप ट्रंप साहब तो जीत गए, क्या लग रहा है फिर आपको? डॉक्टर इसरार साहब तो बिल्कुल सही कह के गए थे ना कि यहूदी लॉबी ने प्लांट किया है। तो ये ट्रंप के जीतने से कोई फायदा नजर आ रहा है आपको पीटीआई का? मुझे पता नहीं, ये बड़े खुश हैं, ये मिठाइयां बांट रहे हैं ट्रंप के जीतने की। वो भाई ट्रंप, अमेरिका की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो ना ट्रंप या दूसरे किसी डेमोक्रेट या रिपब्लिक के आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमने देखा हुआ है। तो वो अपने मुल्क के जो हाँ उनके इंटरेस्ट होता है वो उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। अगर वो ट्रंप इनको, इमरान खान सूट करता है यहूदी लॉबी को, तो डेफिनेटली वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। जी वैसे साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि तंसीबात पे जो हमले किए मिलिट्री के, तो जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात होंगे। 9 मई की सिर्फ बात कर रही पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं बाकी नहीं हम चाहते। देखिए इसमें 5 पॉइंट्स हैं। एक तो मैं सरप्राइज हूं, मेरे भाई का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और बीबी का मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर एक मौकफ था। आज मेरे भाई जो बात कर रहे हैं वो बीबी साहिबा की बात से बिल्कुल एक, लेकिन आप आर्मी के ऊपर हमला करेंगे तो बनेगा ना भाई, ऐसे बात नहीं होगी। आप प्लीज चुप कराइए, थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, मेरी बात सुन लेंगे, आप वो बोलते रहे तो कोई मसला नहीं है, वो बोलते रहे। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर चुप कर जाए थोड़ी देर, को क्या क्रॉस टॉक में किसी को समझ आएगी ना हमें समझ आएगी। जी 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 5 पॉइंट अली सरवर साहब इसके अंदर है। पहला पॉइंट ये है कि बीबी का इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर मौकफ था, वो मौकफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद है कि कोई स्पेशल ट्रायल इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जो बीबी का मौकफ था वो बिल्कुल दुरुस्त था, इस वजह से दुरुस्त था कि आज जितने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान की हैं, ट्रीटीज हैं, इनैक्टमेंट्स मौजूद है, वो तमाम मिलिट्री कोर्ट्स को इंसाफ का कत्ल समझती हैं। नंबर 3, हमारे मुल्क में वो इंसाफ का कत्ल हम देख चुके हैं। कैसे देख चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने कुछ दहशतगर्दों को सजाएं दी और उसके बाद वो पेशावर हाई कोर्ट ने सारी की सारी सेट असाइड कर दी। जब कुलभूषण यादव के केस में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा किया तो वही पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आपने सामने दिखाई कि देखिए हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक पूरा रिव्यू का सिस्टम मौजूद है। आपको पता है एक फैसले से 150 कन्विक्शन खत्म हुई थी, एक फैसले से। नंबर 4, अगर कोई तंसीबात सिविल हो या मिलिट्री हो, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? यानी कि अगर कोई जो है सिविलियन की बीवी है तो वो कम काबिल एहतराम है और किसी मिलिट्री वाले की बीवी है तो ज्यादा काबिल एहतराम है? ये तो नहीं हो सकता। आपने जब अल्टीमेटली, यार ये फिर बोल पड़ते हैं बीच में, चुप करा ले 1 मिनट प्लीज। आप क्या कह रहे हैं? नंबर 4, मेरी प्लीज चेन ऑफ थॉट मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, आप मुझे बात तो करने दें। नंबर 4, जब आपने कोई भी ऐसा कोई काम होता है, अगर किसी मिलिट्री वाले का कत्ल हो या सिविलियन का कत्ल हो, ट्रायल मर्डर का चलेगा, उसको मिलिट्री लॉ में सिविल ऑफेंसेस कहा जाता है। ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है। मिलिट्री का अपना कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं होता सवाए मां सवाए इसके कि जो अपनी फोर्स के अंदर का डिसिप्लिन है उसको उन्होंने इन्फोर्स करना होता है। तो अगर इनमें से कोई फौजी मुलविस था जिसने कोई तंसीबात पे अपेरेंटली हमला किया, एलिजेडली हमला किया, तो फौजी ट्रायल में चला ले। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का एक 5 मेंबर लार्जर बेंच बड़ी डिटेल में इस बात को क्लियर कर चुका है कि आर्टिकल 10A से वायोलेटिव है मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं। और अगर आप रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का केस देखिए तो 17 जजेस ने ये बात की कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2 साल के लिए रखा गया था, एक सनसेट क्लॉज था, वो सनसेट क्लॉज खत्म हो गया 2015 के बाद 2017 के अंदर। लिहाजा 2015 से 17 में जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए वो तो आपका आईन इजाजत देता था, 2017 के बाद आपका आईन इस बात की इजाजत नहीं देता
कि आप किसी का मिलिट्री ट्रायल करें। और अल्टीमेटली देखिए, जो मिलिट्री जस्टिस है ना, वो इसी तरह है कि जो मिलिट्री म्यूजिक होता है, आप जब यूट्यूब लगाते हैं तो वहां पे मिलिट्री बैंड नहीं सुनते, वहां पे इंडियन गाने सुनते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री बैंड की कोई औकात नहीं होती म्यूजिक के अंदर। इसी तरह मिलिट्री जस्टिस में कोई औकात नहीं होती। तो लिहाजा अगर तो सबूत है तो आइए अदालतों में उनको साबित करें, और अगर आप समझते हैं कि अदालतों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कर सकें, तो अदालतों को बेहतर करें। उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है जहां 85% पेंडेंसी है। सारा ध्यान आपका ये है कि किसी तरह रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला है उसको रिवर्स कराइए। और ये तो हो गई आईनी कानूनी बात, एक जरा थोड़ी सी इसके अंदर सियासी डायनेमिक है, उसको भी समझ लीजिए। और वो ये है कि 8 फरवरी 2024 को आपका ये जो 9 मई वाला बयानिया था, चूचू का मरहबा, कि हर बंदा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजम्मत जो है करता था, वो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया है। बदतरीन धांधली, फॉर्म 47 सिंबल के छीन जाने, नेटवर्क के बंद करने, इलेक्टोरल लिस्टों में बेईमानी, तमाम कैंडिडेट्स के जेल में होने, लीडर के जेल में होने, कैंपेन की इजाजत ना दिए जाने, पोस्टर ना लगाने देने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है पीटीआई असेंबली के अंदर उभरी है। और मेरे ख्याल में ये जो 9 मई का बयानी है, इस पे अब कौम का और मजीद वक्त जाया ना करें, ना जुडिशियल रिसोर्सेज जाया करें। नईम जिसका साहब, जो काम है वो काम करे। आखिरी बात करता, आखरी बात नईम सर नहीं, आर्मी का काम है ऑर्डर्स के नईम ऊपर इतनी जाकर बात आपने जो की है, नईम साहब का भी जाहिर है उससे मौके, खासतौर पर मोहतरमा के हवाले से जो कहा आपने, नईम साहब वो कह रहे हैं कि मोहतरमा का तो स्टैंड ये था कि मिलिट्री कोर्ट किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने सिर्फ नहीं होनी चाहिए। हमने खुद भुगती है, मैंने मिलिट्री कोर्ट भुगती है जियाउलक के दौर में, मैं खुद 4 साल मिलिट्री कोर्ट के मैंने भुगता है। लेकिन आप डिपेंड करें कि किस सूरत हाल में वो हो रही है बात। एक बात तो इनकी बातों से ये आया हो गई कि ये 9 मई के वाकये को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हमने किया था, 9 मई का वाकया हमने किया था, ये मान रहे हैं। नहीं, इस पे 9 मई का वाकया ये क्या आपने मान लिया कि 9 मई का वाकया हाँ जी किया, तो पीटीआई नहीं था? वो तो ये इनकी बातों से पता चल रहा है ना कि जी 9 मई का वाकया हुआ था, ये तो मान रहे हैं ना, हुआ था तो किसने किया था? नहीं, वो क्यों कह रहे हैं भाई 9 मई का तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्टली कि पीटीआई ने किया था। पता नहीं कब किया है। नहीं वो भाई आपने अपनी बातों में अच्छा, कहा कि 9 मई अच्छा, का, वो उस जुमले पे बात कर रहे हैं, उन्होंने 9 मई का वाकया किया था। नजमी साहब ये कह रहे हैं उस जुमले पे बात हो रही है कि जो आपने कहा जी 9 मई का वाकया 8 फरवरी को खत्म हो गया जब आवाम ने फैसला दे दिया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो तंसीबात पे हमला हुआ था, अवाम ने ये फैसला दिया कि आप फौजी तंसीबात पे और हमले करें, जहाजों को आग लगाएं, ये लोगों ने इसको सपोर्ट किया? ये इसका मतलब ये है फिर बैरिस्टर साहब कि अवाम इसको मतलब सपोर्ट कर रही है, आप जो मर्जी करते रहे फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं अली सरवर साहब? जी जी, नजमी आलम साहब ये फरमा रहे हैं कि इसका मतलब तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए अपेरेंटली एलिजिडली, यानी कि उर्दू में उसका तर्जुमा होता है मुबैना तौर पर। तो मैं किसी सूरत जो है वो कोई मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। आप भी नहीं समझते। नंबर 2, बात का नतीजा ये निकल रहा था कि जी वो जिन लोगों ने ये वाकया किया है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब आपने ये तो मान लिया कि उन लोगों ने ये वाकया किया। अच्छा नहीं, इस बात को भी मान रहे हैं कि जी तंसीबात पे हमला हुआ है? देखिए मामला ये है कि 8 फरवरी 2024 को एक जाली बयानिया जो बनाया गया था, उस जाली बयानिया को मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, 8 फरवरी पे आप कह रहे हैं जाली बयानिया और अवाम ने पीटीआई का वोट डाल दिया, तो पीटीआई को वोट डाला और आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 की वजह 47 वाली हुकूमत बन गई कराची में, या उन्होंने सिंध पीपल्स पार्टी जीती है, पूरा सिंध में ज़ाहिर ज़्यादा मेजोरिटी पीपल्स पार्टी है, बाकी सूबों में केपीके में पीटीआई जीत गई, पंजाब में ज़ाहिर नून लीग की तादाद ज़्यादा है, तो इस पर तो जाहिर है फिर आप चूंकि वैसे साहब आप जाहिर रोजाना कोर्ट में जाते भी हैं, नजमी साहब भी सुन रहे हैं, अदालतों में जाएं, फिर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है आपको? देखिए मैंने इन केसेस को बड़े गौर से देखा है। मैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मैं आपको पता है अली सरवर साहब, बेशक मैं किसी एक पार्टी में हूं, लेकिन मैं ऐसी बात करने की कोशिश नहीं करता जिससे मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो।
बात यह है कि पीपल्स पार्टी को इतना क्रेडिट जरूर जाता है कि वो सिंध के अंदर और सिंध से एक तगड़ी जमात है, और जो सिंध के रूरल एरियाज हैं वहां पर वो बहुत सारी अपनी सीट जीते हैं। मगर कराची से बिल्कुल इसी तरह जैसे मुर्दाबाद को मेयर बनाया गया, इसी तरह सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, तो वो भी ये फॉर्म 47 वाले जुर्म में बिल्कुल 100% शामिल हैं। इसी तरह पंजाब में नून लीग को 447 के ऊपर सीटें दी गई, और कोई भी पॉलिटिकल वर्कर तो अपने पॉकेट एरिया से निकल के नहीं जीता है, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर, मैं जो मैं बात खत्म कर रहा हूँ फिर आप कहिएगा, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जैसे वो हाफिज मान हो या और इसका मतलब ये हुआ कि एमक्यूएम भी जो सीटें जीती है वो भी ये कह रहे हैं नजमी साहब कि हम तो हमेशा जीते रहे, उन्होंने बड़ा कराची हैदराबाद से। कैटेगोरिकली इस बात का इकरार भी किया है। और मेरे ख्याल में हमारे अंदर इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए कि अगर हम हारते हैं तो हम क्लियर कट कहें कि जी हम हारे हैं, दूसरा जो है मानना वो चाहिए, जीता मानना है। चाहिए, लेकिन ये दूसरे के सीटों पे चोरी करके बैठना और फिर उसको डिफेंड करना, लेकिन बैरिस्टर मैं साहब, तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर इसके हक में नहीं। नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें आप भी और नजमी आलम साहब भी, आप दोनों फिर क्या कहेंगे कि एमक्यूएम जीती है और वो एमक्यूएम का कहना ये है कि जी हम तो कराची हैदराबाद से हमेशा जीतते ही आए हैं, इस बार जीत गए तो क्या नई बात है इसमें, हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का? कराची में सीटें ये जीती हैं, मामला इस तरह से है मनीर बिला हम हमेशा जीतते आए, मलिर लियारी मामला साहिब इस तरह से है वाज अली की सरवर साहब, सीट ये हम हमेशा जीते हैं, और ये डिफेंस वाली सीट जो मंगोपीर की सीट हम जीते हैं हमेशा। डिफेंस वाली सीट डिफेंस वाली सीट मैं हारा हूं, मैं मान रहा हूं मैं हारा हूं, और लेकिन उसी सीट पे ये तो खैर आपका लोकल वो बॉडी में लोकल बॉडी में मैंने काउंसलर यूसी चेयरमैन की सीट पे खुर्रम शेख जमान को हराया, लेकिन मिर्जा साहब तो जीत गए ना वहां से, जीत गया मिर्जा क्लिफ्टन में। ये पूरा खुर्रम शेख जमान के वोट कितने ज्यादा थे, इस बार नतीजा कराची अचानक। का सबसे इन्होंने मुर्तजा वहाब पे इल्जाम लगाया, कराची का सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है सदर टाउन, वो इस वक्त पीटीआई जीती हुई है, अगर हमें रोकना होता ये करना होता तो हम सदर टाउन में नहीं जीतने देते कि कराची का सबसे इंपॉर्टेंट टाउन इनके पास कैसे चला जाए पीटीआई के पास, हमने तो ये कुछ नहीं किया। तो मेयर किस तरह बन गया जीत फिर? गए। नहीं मेयर की नहीं, मैं सदर टाउन की बात कर रहा हूँ। साहब जो जीते हैं, जरा फैक्ट्स की रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, मैं उस केस में अली सरवर साहब आपको पता है जी वकील था, बहुत करीब से मैंने देखा, बहुत क्लोजली देखा, और उस औरत की स्टेटमेंट मैंने खुद रिकॉर्ड की क्योंकि उसकी मैंने इंक्वायरी भी की थी। उधर जिस तरह से उस औरत के बेटे को उठाया गया और उससे विड्रॉ करवाया गया और फिर मुर्तजा वहाब साहब अनइलेक्टेड जीते, मेरे ख्याल में जमहूरियत में ये सब नहीं होना चाहिए। साहब ये पता ही नहीं कि मुर्तजा वहाब कहां से लड़के जीते। देखिए आपको याद होगा अली सरवर साहब, बात सुने, गिजरी ब्लॉक 2 चीनी जिना की सीट से इलेक्शन जीत के जीते लग रही कौन सी थी सीट कराची के अंदर, और सर, आपको ये अली सरवर साहब इस बात का है याद सदर होगा टाउन कि उस वक्त हम कितना ये ज्यादा यूसी बोलते थे कि ये जो हो रहा है गिजरी की सीट हम हमेशा तो इसी जीतते हैं। तरह मैं पहले नजमी करमुल्ला साहब भी वकासी ने senior जीती, political हैं। फिर उसने छोड़ी, मैं उनसे ये मुर्तजा ने expect जीती, करूंगा अब ये कि करमुल्ला आप फिर इस लड़ा है और बात फिर को जीत जाएंगे। मानिए कि जो कुछ इस शहर के साथ आप कर रहे हैं और जिस तरह से मैंडेट चोरी कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को सही राह पे लेके आएंगे तो जाहिर है आपकी इज्जत हमारे दिलों में बढ़ेगी, आंखों में बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजों को डिफेंड करेंगे तो जाहिर है ये हर बंदे का एक अपना तरीका कार है कि वो किस तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट करना चाहता है। वो बिल्कुल नजमी साहब का अपना ओपिनियन होगा, वो अपना ओपिनियन रखिए, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात है कि मुर्तजा वहाब को मैनिपुलेशन के जरिए वो जो खातून थी उसके बेटे को हिरासत में लेके उससे विड्रॉ करवाकर अनडिस्प्यूटेड जितवाया गया, और ओ भाई जिस तरह पहली बार ये हुआ, वकील साहब हमारे मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले, यहाँ पे मुर्तजा के सामने प्लीज जरा मेरी अर्ज सुन ले। मुर्तजा ने जो मेयर की सीट है वो यूसी 13 सदर टाउन से जीती इलेक्शन के जरिए। ये सीट जनरल जब पहले इससे पहले 2013 में भी हमने जीती, हमारा करमुल्ला वकासी जीता, फिर करमुल्ला वकासी ने दोबारा ये लास्ट इलेक्शन जीता, फिर उसने खाली की और मुर्तजा ने लड़ी, फिर मुर्तजा ने अब खाली की तो अब करमुल्ला फिर लड़ रहा है, हम फिर जीत के दिखा देंगे आपको। जिस सीट को ये कह रहे हैं वहां तो बाकायदा जमात इस्लामी और पीटीआई लड़े और दोनों मिलकर लड़े थे, मजे की बात नहीं, दोनों मिलकर लड़े थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं नजमी साहब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं या हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए या हम एक दूसरे को गालियां देना।
बेस्ट हम ऑफ गाली लक की टू सियासत यू करते, एंड ये रिवायत आप शायद लोगों ज्यादा ने मैं डाली है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम लेकिन किसी मैं को ये गाली की एक्सपेक्ट करूंगा सियासत कि नहीं कोई भी करते। इलेक्शन होगा आप भी हमने गाली की हमें यही सियासत कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान की स्पिरिट है। सियासत में आप लोगों ने मगर पैदा जिस की तरह है। से मैनिपुलेशन इस आपकी कराची के अंदर पार्टी में हो तो रहा है, क्राइटेरिया ये चलिए है, चलिए, बहुत कितना शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पतला दोनों का लोग मौक़िफ़ हैं। आ गया। बैरिस्टर इतार साहब बहुत शुक्रिया आपका, नजमी आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन। बात फिर वही है कि ये गालिम गलोच का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, नहीं बढ़ेंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है मुआशी इस्तेकाम। तो जब तक तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं होंगी, ज़ाहिर है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, फिर ना ही मुआशी इस्तेकाम आएगा। आज तक लिखते हैं कि प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त, पुराने के बाद।